हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के स्वराज्य की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने स्वराज्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मेरे लिए स्वराज्य का अर्थ है अपने सर्वाधिक दीनहीन देशवासियों की स्वतंत्रता। मुझे भारत को केवल अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने में ही दिलचस्पी नहीं है। मैं भारत को सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। मुझे एक शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की जरा भी इच्छा नहीं है। स्वराज से मेरा तात्पर्य ऐसी भारत सरकार से है जो देश की वयस्क जनसंख्या के बहुमत की राय से स्थापित की गई हो। गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज्य मुट्ठी भर लोगों द्वारा सत्ता प्राप्ति से नहीं आएगा, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की अवस्था में उसका प्रतिरोध करने की जनता की सामर्थ्य विकसित होने से आएगा। गांधी जी ने लिखा है कि स्वराज्य का अर्थ है सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास। यह सरकार विदेशी हो या राष्ट्रीय। स्वराज्य एक पवित्र शब्द है जिसका अर्थ है स्वशासन तथा आत्मनिग्रह है। इसका अर्थ सब प्रकार के संयमों से मुक्ति नहीं है, जैसा कि प्राय स्वाधीनता का अर्थ लगाया जाता है। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य से तात्पर्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वायत्त शासन, स्वशासन अथवा औपनिवेशिक शासन से लेकर पूर्णतः स्वाधीन भारतवर्ष था। स्वयं गांधी जी ने स्वराज्य को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र राज्य या पूर्ण स्वराज्य के साथ साथ स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण के अर्थ में प्रयुक्त किया। स्वराज्य के चतुष्कोण का अर्थ है ब्रिटिश शासन से पूर्ण मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें एक छोर पर राजनीतिक स्वतंत्रता है और दूसरे छोर पर आर्थिक स्वतंत्रता। इसके दो और छोर हैं, उनमें से एक तो नैतिक और सामाजिक है, दूसरा छोर है धर्म, जिसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि सभी धर्म आ जाते हैं। यदि किसी भी कोण में कुछ भी कमी आ जाती तो वह विकृत हो जाता है। इस प्रकार स्वराज्य का चतुष्कोण समस्त व्यक्तियों को सर्वांगीण उन्नति का आधार प्रस्तुत करता है। गांधी जी के सपनों का स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य है। उनके अनुसार जीवन की अनिवार्य वस्तुएं गरीबों को भी उसी प्रकार उपलब्ध होनी चाहिए जिस प्रकार राजा और धनवानों को उपलब्ध है। उन्हें जीवन की वे सभी सामान्य सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक धनी व्यक्ति को उपलब्ध है। गांधी जी के अनुसार मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जब तक गरीबों को उन सुख सुविधाओं की गारंटी नहीं मिलती तब तक स्वराज्य पूर्ण स्वराज्य नहीं माना जा सकता। पूर्ण स्वराज्य जनसाधारण के बीच एक जागृति है। उनमें अपने वास्तविक हित की जानकारी और समूची दुनिया का मुकाबला करके भी उस हित को साधने की क्षमता है। यह एक सामंजस्य है, आंतरिक अथवा बाह्य आक्रमण से मुक्ति है और आम लोगों की आर्थिक स्थिति में क्रमिक सुधार है। गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया है। गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में समाज नष्ट हो जाता है। मनुष्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करके संभवतः किसी समाज की रचना नहीं की जा सकती। गांधी जी का कहना था कि हमें उतनी ही बाहरी स्वतंत्रता मिलेगी जितनी कि हमें आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अतः हमारे समस्त प्रयास आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। गांधी जी ने स्वराज्य को बहुसंख्यकों का शासन नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा है कि मेरी दृष्टि में हिंद के स्वराज्य का अर्थ है सब लोगों का शासन, न्याय का शासन। इस शासन में मंत्री चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, और विधानसभाओं के सदस्य चाहे केवल हिंदू हो, केवल मुसलमान हो अथवा किसी अन्य समुदाय के हो, सबको निष्पक्ष न्याय करना होगा। गांधी जी के अनुसार सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। हम अपने विरोधी के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और यदि हम इसे स्वीकार न कर पाए तो उसका उसी प्रकार पूरी तरह सम्मान करें जितना कि हम चाहते हैं कि वह हमारे दृष्टिकोण का करे। यह स्वस्थ सार्वजनिक जीवन की एक अपरिहार्य कसौटी है और इसलिए स्वराज्य के लिए आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक तीनों प्रकार की होनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता अनिवार्यतः यह तात्पर्य है कि अंग्रेजी सेना के प्रत्येक स्वरूप का नियंत्रण पूरी तरह हटा दिया जाए। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि अंग्रेजी पूंजीपतियों और पूंजी तथा उनके भारतीय प्रतिरूपियों से पूरी तरह मुक्ति मिले। दूसरे शब्दों में दीन से दीन व्यक्ति को भी यह लगना चाहिए कि वह सर्वाधिक शक्ति संपन्न व्यक्ति के समकक्ष है। यह तभी संभव है
कि जब पूंजी अथवा पूंजीपति अपने कौशल और पूंजी में दीनतम और निम्नतम व्यक्ति को भागीदारी करने दें। गांधी जी का स्वरूप लाखों करोड़ों पद दलितों के लिए था। उनका कहना था कि श्रमिकों को उचित पारिश्रम दिया जाना चाहिए। यह संभव न हो सके तो कम से कम उन्हें इतना पारिश्रमिक अवश्य दिया जाना चाहिए कि वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। गांधी जी के लिए स्वराज सत्य का ही अंग है और सत्य ईश्वर है, इसलिए स्वतंत्रता एक पवित्र वस्तु बन जाती है। गांधी जी के अनुसार स्वराज घोर संघर्ष व कष्ट सहन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सोचना निराधार है कि स्वराज एक भेंट के रूप में मिल जाएगा। यह तो एक ऐसी निधि है जो राष्ट्र के सबसे मूल्यवान लहू को देकर खरीदनी पड़ती है। गांधी जी ने राजभक्ति में हस्तक्षेप नामक एक लेख में लिखा था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष भड़काना भारतवासियों का धर्म है। उन्होंने साम्राज्यवादी देशों को चेतावनी दी कि दूसरों पर आधिपत्य जमाए रखने से बड़े राष्ट्रों का नैतिक चरित्र जोखिम में पड़ जाएगा। गांधी जी ने तिलक के इस मंत्र को स्वीकार किया कि स्वराज भारतवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में लोकमत की अवज्ञा करने वाला हर शासक विदेशी है। गांधी जी के अनुसार स्वराज तभी स्थापित रह सकता है जब बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और निष्ठावान लोग अपने निजी लोगों से बढ़कर राष्ट्र की भलाई को सर्वोपरि समझे। गांधी जी ने लिखा है कि मेरा स्वराज दूसरे की हत्या का परिणाम नहीं होगा, बल्कि सतत आत्मत्याग की भावना से उत्पन्न होगा। मेरा स्वराज रक्तपात द्वारा अधिकारों को हत्या कर प्राप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि वह भली प्रकार एवं सच्चे रूप से अपने कर्तव्य के निर्वाह का सुंदर एवं सहज फल होगा। गांधी जी के अनुसार आत्मत्यागी और दृढ़ संकल्प वाले कार्यकर्ताओं की एक विशाल सेना के बिना आम जनता की वास्तविक प्रगति होना असंभव मानता हूँ और इस प्रगति के बिना स्वराज जैसी कोई चीज़ नहीं आ सकती। गांधी जी ने स्वराज की प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता पर बल दिया। उनका कहना था कि यदि हम साधनों की प्राप्ति को स्वीकार कर ले तो स्वराज स्वतः एवं सहज ही प्राप्त हो जाएगा। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने लिखा है कि यदि हम सत्य और अहिंसा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय रचनात्मक प्रयास द्वारा इसका नींव से शुरू करके ऊपर की ओर धीरे धीरे किंतु मजबूती से निर्माण करना है। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता एक समग्र वस्तु है। वासनाओं की दास्ता से मुक्ति के रूप में नैतिक स्वतंत्रता, विदेशी शासकों तथा शोषकों के बंधनों से मुक्ति के रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता और मोक्ष तथा सत्य के साक्षात्कार के रूप में आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता के ही विभिन्न रूप है। जिस व्यक्ति का जीवन इस विश्वास से ओतप्रोत हो कि एक उच्च आध्यात्मिक सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, उसके लिए पाप, लोलुपता और दासता के साथ समझौता करना सर्वथा अनुचित है। प्रतिनिधि प्रजातंत्र की धारणा स्वराज की धारणा के विरुद्ध तो नहीं है, परंतु गांधी जी इस प्रतिनिधि प्रजातंत्र को केवल एक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी संसदात्मक शासन को केवल एक संक्रमणकालीन स्थिति में ही स्वीकार करते थे। गांधी जी के अनुसार मेरा स्वराज्य केवल कुछ समय के लिए ही आधुनिक अर्थ में प्रस्तुत संसदात्मक शासन के रूप में स्वीकार करना है। गांधी जी लोकतंत्र को मिलावट विहीन अहिंसा का शासन मानते थे। राजनीतिक स्वशासन व्यक्तिगत स्वशासन से बढ़कर नहीं हो सकता। वे पाश्चात्य देशों के लोकतांत्रिक शासकों से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी ब्रिटिश राजनीतिक जीवन के कटु आलोचक रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश संसद की तुलना एक बांझ स्त्री और वेश्या से की थी। उनके अनुसार ब्रिटिश संसद ने अपनी ओर से आज तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया और जो भी किया है वह बाहरी दबाव से प्रभावित होकर किया है, इसलिए वह एक वान जैसी है। और यह एक वेश्या जैसी इसलिए है कि वह मंत्रियों द्वारा संगठित है जो समय समय बदलते रहते हैं। गांधी जी के आदर्शों की संसद तो बिना बाहरी दबाव के अच्छे से अच्छा कार्य करेगी, क्योंकि उसमें अच्छे से अच्छे लोग चुनकर जाएंगे। गांधी जी संसदात्मक प्रजातंत्र इस प्रकार भी असंतुष्ट थे क्योंकि वह मनुष्य के नैतिक उत्थान के लिए कुछ नहीं करता है, केवल मीठी मीठी बातें बनाता है जिसके भ्रम में लोग पड़े रहते हैं। उन्होंने समाचार पत्रों को भी आलोचना करते हुए कहा कि समाचार पत्र लोगों को गुमराह करते हैं। यद्यपि गांधी जी संसदात्मक व्यवस्था के कटु आलोचक थे, फिर भी उन्होंने प्रतिनिधि प्रजातंत्र को दोषों से मुक्त करने के बाद स्वीकार किया। गांधी जी प्रचलित संसदीय लोकतंत्र के कटु आलोचक थे।
संसदीय लोकतंत्र को उनकी आलोचना का मुख्य आधार यह था कि उसमें ईमानदारी और जनकल्याण की भावना से बहुत कम काम होता और ढोंग तथा प्रदर्शन का अधिक। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और नैतिक शुद्धता में विश्वास न होने के कारण पश्चिम के राज्य नाम मात्र के लोकतंत्र हैं। उनमें लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति वास्तविक लगाव नहीं पाया जाता। वे पाश्चात्य लोकतंत्री राज्यों से असंतुष्ट थे क्योंकि वहाँ शस्त्रास्त्रों की होड़, साम्राज्यवाद, शोषण, पूंजीवाद, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेतृत्व के अभाव में सच्चे लोकतंत्र मूल्यों को भुला दिया है। गांधी जी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व का भी उपवास उठाया। उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा है कि प्रधानमंत्री को संसद के कल्याण की उतनी चिंता नहीं होती जितने की अपनी सत्ता की होती है। वह तो सदैव अपने पक्ष के जीत के फेर में पड़ा रहता है। इस बात का उसे बहुत ध्यान नहीं रहता है कि संसद ठीक तरह से काम करे। प्रधानमंत्री अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए संसद में क्या क्या काम नहीं कराते, इसके चाहे जितने उदाहरण हमें मिल सकते हैं। अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री रिश्वत नहीं लेते, परंतु रिश्वत अवश्य देते हैं। गांधी जी ने मतदाता को फटकारते हुए कहा कि मतदाता समाचार पत्रों से जो अधिकतर बेईमान होते हैं अपना मत बनाते हैं। मतदाता भी संसद सदस्यों के समान परिवर्तनशील तथा अस्थिर चित्त के होते हैं। उनके विचार घड़ी के पेंडुलम के समान इधर उधर झूलते हैं। गांधी जी के अनुसार पाश्चात्य लोकतंत्रवाद की असफलता का कारण संस्थाओं की अपूर्णता उतनी नहीं है जितनी सिद्धांतों की अपूर्णता है। विशेष रूप से पाश्चात्य लोकतंत्र में व्याप्त हिंसा तथा असत्य की मनोवृत्ति। गांधी जी ने निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व के विरुद्ध नहीं थे, परंतु उसके प्रचलित स्वरूप से वे संतुष्ट नहीं थे। वे वयस्क मताधिकार तथा भारतीय नागरिकों को भारत सरकार का सृजन करने का अवसर चाहते थे। गांधी जी के अनुसार चुनावों द्वारा एक शोषणकारी वर्ग जन्म लेता है और जिसके द्वारा व्यक्ति का नैतिक पतन कर दिया जाता है। अपने स्वराज का अर्थ बताते हुए गांधी जी ने लिखा है कि स्वराज से मेरा अर्थ है उन वयस्क स्त्री पुरुषों के अधिकतम संख्या के निश्चित अनुमति द्वारा भारत का शासन जो भारत में या तो उत्पन्न हुए हो या बस गए हो, जिन्होंने शरीर श्रम द्वारा राज्य की सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का कष्ट उठाया हो। गांधी जी का कहना था कि चुनाव का उम्मीदवार वही हो सकता है जो कि स्वार्थहीन होकर समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर चुनाव लड़ना चाहता है। गांधी जी के अनुसार वयस्क मताधिकार को व्यापक बनाना चाहिए, परंतु मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यता संपत्ति या पद नहीं अपितु शरीर श्रम होना चाहिए। शारीरिक श्रम ही एक ऐसी चीज है जो हर एक को अवसर प्रदान करती है कि वह शासन तंत्र और राज्य की भलाई में हिस्सा ले सके। श्रम पर आधारित मताधिकार राजनीति में रोजी रोटी सिद्धांत के आदर्श को क्रियान्वित करता है। गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक लोकतंत्र में निर्णय सामान्यतः बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए, परंतु इसे सैद्धांतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राज्य में किसी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक समुदाय से संबंधित मामलों में निर्णय का अधिकार उसी समुदाय को होना चाहिए। महत्वपूर्ण मामलों में बहुमत अल्पमत की उपेक्षा नहीं कर सकता, बल्कि उसका बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। गांधी जी का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता भी नीचे गांव से ही शुरू होती है। सरकार को वे ही कार्य दिए जाने चाहिए जिन्हें ग्राम पंचायतें नहीं कर सकती। गांधी जी के अनुसार मेरा ग्राम स्वराज्य का विचार है कि एक संपूर्ण गणराज्य है जो अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए पड़ोसियों से स्वतंत्र है, फिर भी कई दूसरी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला कार्य भोजन के लिए अनाज पैदा करना तथा कपड़ों के लिए कपास पैदा करना है। उसके साथ पशुओं के लिए चारा क्रय, वयस्कों या बच्चों के लिए मनोरंजन और खेल के मैदान होंगे। उनके पास नाट्यशाला, विद्यालय, सभागार, जल व्यवस्था आदि होंगे। गांव का प्रशासन 5 व्यक्तियों द्वारा चलाया जाएगा, जिसका निर्वाचन 1 वर्ष के लिए गांव के लोग करेंगे। उनके पास आवश्यक अधिकार और कार्यक्षेत्र होंगे। यह पंचायत ही वहाँ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिक होगी। यह पूर्ण जनतंत्र होगा जिसकी आधारशिला व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। यह व्यक्ति ही अपनी सरकार का निर्माता होगा और उसकी सरकार को अहिंसा के नियम का पालन करना होगा। सत्याग्रह और असहयोग पर आधारित अहिंसा ग्राम समुदाय की दंड शक्ति होगी। ग्राम रक्षकों के रूप में सबको अनिवार्य सेवा करनी होगी। रक्षकों का चुनाव गांव द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में बारी बारी से किया जाएगा। प्रत्येक ग्रामवासी इस नियम से शासित होगा कि वह अपने और अपने गांव के सम्मान की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होगा। इस प्रकार गांधी जी ने स्वराज संबंधी अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है।